साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जो नवजीवन कैंपस का ही एक YouTube चैनल है जो गुप्ता सर चला रहे हैं, या ये सब एक ही टीम है और इसके द्वारा आपको समान अध्ययन का विशेष प्रिपरेशन या तैयारी का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो चलिए उसी की सीरीज के तौर पर जो हमारा चैनल चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे की बात करें। तो हम लोग बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी तक पढ़ चुके थे और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संरचना, तो ध्यान रखना है, पाचन तंत्र की बात करेंगे हम और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब पाचन तंत्र की बात आती है तो ध्यान रखना है कि इसमें कई महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे बॉडी में, जो सब मिल करके पाचन क्रिया को संपन्न करते। तो पाचन क्रिया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, शरीर में होने वाली एक घटना, एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के रूप में देखी जाती, और उसी के अंतर्गत आज हम उसका एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट देखें। तो ध्यान रखना है कि पाचन तंत्र के अंतर्गत का ये एक टॉपिक है कि पाचन तंत्र जो होते हैं उसमें मनुष्य में जो पाचन के अंग हैं उसकी मैं बात करूंगा। तो मनुष्य में पाचन के अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो पाचन के अंग हम लोग देखेंगे और पाचन कितना महत्वपूर्ण है इसको इस रूप में समझें कि एक बच्चा जो भोजन करता है उसी पर उसका शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट टिका होता, उसी पर निर्भर करता। हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई हमारे व्यक्तित्व को ऊपर ले जाती है और हम अपने जीवन में सफल होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन पढ़ना खाना दोनों एक ही जैसा, खाना खाएं और वो शरीर उसको गेन न करे, उसके पोषक तत्वों को, तो उस भोजन का कोई मीनिंग नहीं। हम जो पढ़ें, सुने, कोई भी चीज देखें और वो हम उसको गेन न पकड़ कर पाए तो उसको पढ़ने का, देखने का, सुनने का कोई सार्थक मीनिंग नहीं रह जाता। तो इसीलिए पढ़ाई में अक्सर ध्यान रखना है कि हम वही पढ़ें, उसी रूप में पढ़ें जो हम गेन कर सकें, उसको अपने अंदर अपना आत्मसात कर सकें। भोजन करें तो भोजन पचाने पर ध्यान दें। बहुत अच्छा भोजन कर लें और वो पचे ही नहीं तो भोजन का कोई मीनिंग, वो तो और ज्यादा इनडाइजेशन के कारण आपके हेल्थ को खराब कर देगा। तो भोजन ऐसा लें जो पच जाए और शरीर को इस रूप में तैयार करके रखें कि हम जो लें उसको शरीर पचाने में सक्षम। तो इसी के तौर पर देखेंगे हम लोग कि भोजन में पाचन के जो मानव के शरीर में अंग हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग काम करते हैं, और उसी में एक अंग की हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथियों, बहुत सारा वीडियो हम सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं, करंट अफेयर भी चल रहा। वीडियो जो पहली बार देखते हैं जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिल सके इंस्टेंटली जैसे ही वीडियो लोड होता है। हमने कहा है कि वीडियो जब आएगा सुबह 8 बजे तक आपको मिल जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइम फिक्स हो जाए और वो 7 से 8 के बीच में वीडियो आपको मिलेगा, जो भी होगा। करंट अफेयर का बहुत सारा कमेंट्स आया है कि आज नहीं आया, तो नहीं आया तो मैंने कहा था कि कंटेंट्स के आधार पर वो सप्ताह में 3, 4, 2, 1 वीडियो हो सकता है, वो कंटेंट्स जैसा हो उसके हिसाब से। अगर जरूरत पड़ेगी पर डे की तो पर डे मैं बनाऊंगा, तो ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मनुष्य में पाचन अंग को। और पाचन अंग जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है माउथ कैविटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। माउथ कैविटी, जिसको हिंदी में मुख गुहा कहा जाता है। तो मुख गुहा को ही आज देखना है बेसिक तौर पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पाचन की शुरुआत होती है। तो मुख गुहा एक अंग है, ऐसे ऐसे 4 अंग हैं। मुख गुहा के बाद अमाशय है, अमाशय के बाद छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसके बाद लीवर है, पैनक्रियाज है, बहुत सारे ऑर्गन। लेकिन हम उसी में से एक एक टॉपिक करके आपको अलग अलग रूप में डिस्क्राइब करने का प्रयास करें ताकि आपका फोकस इसी पर जाए
ज्यादा चीजों को बड़ा करके प्रस्तुत किया जाता है तो गेन नहीं कर पाता। हमने कहा पढ़ने के साथ साथ उसको गेन करना जरूरी। तो आपको लगा कि माउथ कैविटी एक छोटा टॉपिक है, इसको आप समझ लेंगे तो इससे जो रिलेटेड सवाल है वो बन जाएगा। तो चलते हैं माउथ कैविटी के बारे में पढ़ें। तो मुख गुहा नाम है। मुख मतलब मुंह होता है, गुहा मतलब गुफा होता है। तो कोई भी जानवर जब मुंह खोलता है तो नॉर्मली उसके अंदर एक गुफा होता है। तो मुख के अंदर एक गुफा है। हम अपना अपर जॉ और लोअर जॉ को खोलें तो अंदर में एक गैप है और उसी के अंदर जो भी संरचनाएं बनी हुई है पाचन के लिए उसी को इसमें शामिल करते हैं। तो समझना है कि यह मुख्य रूप से मुंह का पार्ट है, यह ध्यान रखना। तो मुंह का जो भाग है इसी को इसमें शामिल करते हैं। और चूंकि गुफानुमा है, अंदर खाली जगह है, उसी में अंगे व्यवस्थित है, इसलिए इसको मुख गुहा कहा जाता है। अब यहां ध्यान रखना है कि मुख गुहा जो पाचन से संबंधित काम है, यहां पर मेन काम यांत्रिक पाचन का है। तो ये ध्यान रखना है यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये ध्यान रखना। तो यांत्रिक पाचन का काम अगर पूछ दे कॉन्सेप्चुअली आपसे कि शरीर में कहां होता है तो माउथ कैविटी में होता है। उसके बाहर भी होता है। अगर माउथ कैविटी आहार नली का एक अंग है तो ये ध्यान रखना है कि इसके बाहर भी होता है। जैसे रोटी लें तो रोटी एक बड़ा सा पीस ऑफ लोफ होता है, मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा जिसको एक बार नहीं डाला जा सकता। तो हाथ से हम तोड़ते हैं, उसको कई पीस में तोड़ते हैं, फिर उसको आप निवाले के रूप में डालते हैं। तो पहला काम जो हाथ से तोड़ा आपने, वो पहला प्रक्रिया है पाचन का। उससे काम नहीं चलता है और उसको छोटा करने की जरूरत। इतना छोटा कर दें कि हमारे पाचन के जो एंजाइम्स हैं वो उसमें पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो मिक्सअप होने के लिए जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मिक्सअप होगा, बड़ा होगा तो मिक्सअप नहीं होगा। तो मिश्रित हो सके पाचन एंजाइम, इसके चलते यांत्रिक पाचन की जरूरत है। और यांत्रिक पाचन का काम करने के लिए ही माउथ कैविटी में कुछ अंग है जो काम करता है। और ध्यान रखना है कि यांत्रिक पाचन क्रिया करता है, जिसके अंतर्गत करना क्या है, तो करना है कि भोजन को छोटा करना है, छोटा आकार में बदलना, साथ ही इसको पीसना है, ग्राइंडिंग करना, और इसके साथ साथ लार को इसमें मिलाना, लार को मिश्रित कर देना। अगर इतना काम हो रहा है तो माउथ कैविटी में पाचन काम कंप्लीट हो गया। तो इतना चीज ध्यान रखेंगे कि भोजन को छोटा करना है, पीसना है और लार के साथ मिश्रित कर देना। और इसी के लिए हमारे शरीर में माउथ कैविटी का विकास होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में यांत्रिक पाचन न हो तो भोजन का पाचन नहीं होगा। एक चना को देखे होंगे, एक चना बहुत छोटा होता है जिसको तोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर चना को आप निगल लें तो चना पचेगा नहीं, वो एज यूजुअल उस पर एंजाइम भी काम नहीं करेगा और वो शरीर से अनपचे भोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसी चना को अगर दांत पीस दे, टुकड़े टुकड़े में कर दे, तो वो चना पचता है और उसके पोषक तत्व जो प्रोटीन वगैरह है वो बॉडी में शामिल हो जाते हैं। तो इसको समझे कि चना जो इतना छोटा है उसको जब तक ये माउथ कैविटी ग्राइंडिंग नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, पीसेगा नहीं, तब तक वो नहीं पचेगा। और इसलिए हमने कहा कि भोजन अच्छा करना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि भोजन को अच्छे से पचाया जाए। और पचाने के लिए इस माउथ कैविटी की जरूरत। अब यहां ध्यान रखना कि माउथ कैविटी जो है यह शरीर में जो भोजन के पाचन के लिए बना हुआ है, जिसको आहार नली कहते हैं, फूड पाइप। तो आहार नली का जो सिचुएशन है, ये फूड पाइप, ये फूड पाइप में सबसे ऊपर होता है। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे ऊपर वाला भाग माउथ कैविटी, यहीं से नली शुरू होता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, मुंह से गर्दन होते हुए, पेट होते हुए, छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए सबसे नीचे। और इसलिए ध्यान रखना है कि आहार नली जो फूड पाइप है उसके सबसे ऊपर वाले भाग को माउथ कैविटी कहते हैं। अब माउथ कैविटी जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि माउथ कैविटी के अंदर तीन महत्वपूर्ण संरचना, तो तीन संरचना मिल करके मुख गुहा का काम कर देता। और संरचना है कौन कौन, तो इसको ध्यान रखना। पहला जो संरचना है इसमें, उसका नाम है तीर्थ, दांत। तो तीर्थ है, ये ध्यान रखना। तीर्थ के बाद दूसरा जो है
वो टंग है, जीभ। और टंग के बाद जो तीसरा है, इसको सैलिब्री ग्लैंड कहते हैं, लार ग्रंथि। तो यही तीन है, और इन्हीं तीनों की मदद से जो भोजन हम लेते हैं उसका मैकेनिकल डाइजेशन का काम होगा। मैकेनिकल डाइजेशन हमने बताया आपको, कोई छोटा करना है, पीसना है, लार में मिश्रित कर देना, तो ये सब मिलकर के ही करेगा। दांत, जीभ और जो सलाइवा है, लार, वो सब मिलकर के भोजन को उस रूप में ले आएगा ताकि जो भोजन लिया गया उसका पाचन हो सके। तो इन्हीं तीनों को स्टडी करना, जिसमें हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाम है तीर्थ। तो पहला सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं तीर्थ को। तो तीर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप इसका आकलन इससे भी कर सकते हैं कि ये सब पढ़ाई जो होता है वो मेडिकल साइंस में होता है। जो डॉक्टर, चिकित्सक बनना चाहते हैं वो इन चीजों को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी को, फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को, तो सब चीज को स्टडी करते हैं और उसी के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दिए होंगे कि शरीर में बहुत सारे ऑर्गन और सबकी पढ़ाई समग्र रूप से एक ही साथ होती है मेडिकल कॉलेज में। लेकिन दांत ये अकेला है ऐसा ऑर्गन जिसके लिए अलग से कॉलेज होता है, जिसको डेंटल कॉलेज या दंत महाविद्यालय कहते हैं। तो डेंटल कॉलेज में दांत मतलब सबका पढ़ाई एक साथ हो रहा है, लेकिन दांत का अलग हो रहा। क्यों? क्योंकि दांत बहुत ही महत्वपूर्ण। दांत के आने से लेकर शरीर में दांत जब तक रहता है तो जीवन का आधार बना रहता है। दांत निकल गया तो लगता है कि अब ये बच्चा ग्रो कर गया, अब ये भोजन करेगा और इसका डेवलपमेंट तेजी से होगा। जब दांत गिरने लगता है तो एक बुजुर्ग का अनुमान हो जाता है कि अब शरीर अंतिम अवस्था में, अब बहुत ज्यादा दिन तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए दांत के इंपॉर्टेंस को समझना, और इसलिए दांत को बिल्कुल ध्यान रखें, इसको सेफ रखें, बचा कर रखें। इसकी जो भी देखभाल करनी है उसको करें अच्छे से, क्योंकि इसी पर आपका पूरा स्वास्थ्य टिका हुआ है, हेल्थ। तो इसी को समझना है दांत को। तो दांत को पहले हम 2-3 भाग में बांटेंगे। तो पहला जो यहां टॉपिक शुरू करने किया है हमने दांत, तो दांत को देखेंगे, तीर्थ को। तो पहले तो ध्यान रखना है कि तीर्थ बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। मतलब 2 तरह के दांत दिखेंगे आप, और 2 तरह के दांत बनावट के आधार पर दिखने में कैसा है। और जब देखेंगे तो ध्यान रखना है कि इनको दांतों की बनावट के आधार पर 2 भाग में बांट देते हैं। और 2 भाग जो है उसमें पहला भाग जो है उसको होमोडोंट कहा जाता है, ये ध्यान रखना, होमोडोंट। और दूसरा जो है इसको हेट्रोडोंट कहते हैं। तो होमोडोंट और हेट्रोडोंट ये दोनों ध्यान रखना जो आपको जीएस में पूछेगा। तो होमो मतलब समान होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। तो होमो बहुत सारे जगहों पर आता है, होमो वर्ड। और होमो वर्ड जहां लगा रहे होमो या आइसो, उसका मतलब ही समान होता है। यहां पर होमो लगा हुआ है मानव के सेंस में, तो इसको समान माने। और समझना क्या है कि वैसे जानवर, तो जानवर है और उस जानवर के सभी दांत एक समान दिखे। एक समान मतलब जो भी होगा बनावट एक जैसा होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज या शेप नहीं होगा। तो सब जो दांत होगा वो एक जैसा दिखे, मतलब उसकी बनावट, उसकी आकृति एक समान दिखे। तो ऐसे जानवर को ही हम होमोडोंट माने। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके दांत जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं या असमान होते हैं। मतलब एक से असमान प्रकार होते हैं, मतलब एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। कुछ दांत अलग दिखेगा, कुछ दांत अलग दिखेगा, कुछ नुकीला होगा, कुछ चौड़ा होगा, कुछ चपटा होगा। तो ऐसे तरह से दांतों में बनावट होगी। तो समान दांत हो गया तो होमोडोंट, और असमान दांत हो गया तो हेट्रोडोंट। जैसे मानव को देखें तो मानव जो है वो हेट्रोडोंट, ये हेट्रोडोंट की श्रेणी में। तो ध्यान रखना कि मानव हेट्रोडोंट है, क्योंकि मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं अलग अलग। लेकिन अगर होमोडोंट का देखें तो यहां ध्यान रखना है, जैसे मछली है, तो मछली जो है वो होमोडोंट। इसके अलावा सांप की फैमिली को लें, सरीसृप,
तो ये भी होमोडोंट है। तो जो एक जैसा है दांत सब होमोडोंट, एक से अधिक प्रकार का है हेटेरोडोंट। मानव के साथ साथ यहां ध्यान रखना है कि स्तनधारी जितने भी हैं वो सब हेटेरोडोंट में, कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, चीता, शेर, सब जो है हेटेरोडोंट। तो हेटेरोडोंट और होमोडोंट को आप ध्यान रखें। होमोडोंट जो समान हो और हेटेरोडोंट जो असमान। और हम लोग को पढ़ना है मानव के दांत। तो मानव के दांत को स्टडी करना, तो ध्यान रखना हम लोग को मानव के दांत को। तो मानव का दांत बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत सारा सवाल पूछेगा यहां से। और जब मानव के दांत को स्टडी करेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि मानव में अधिकतम 32 दांत होता है, अधिकतम। ये ध्यान रखना है, सब में नहीं, कोई जरूरी नहीं है। किन्हीं किन्हीं में 32 की जगह 28 दांत ही होते हैं। तो इसका मतलब नहीं समझना कि उनमें 28 है तो सब में 28 है। कुछ लोगों में 32 भी है, कुछ में 28 भी है, लेकिन सामान्यतः 32 ही माना जाता है। तो आंसर पूछेगा तो यही करना है कि मानव में कुल कितने दांत, तो 32 दांत। तो ये 32 से लेकर 28 तक दांत का, 28 से 32 तक का संख्या है। और ये दांत जो होते हैं ये जबड़ों पर उगते हैं। ये ध्यान रखना, जबड़ों पर उगते हैं मतलब निकलते हैं। और जबड़ा दो है, ऊपर का और नीचे का। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर जबड़े पर उगने वाले दांत को देखेंगे तो मानव में जो दांत है वो दो तरह का है। एक दांत है जो जीवन में एक ही बार आता है और एक दांत है जो जीवन में 2 बार आता है। तो मानव में 2 प्रकार के दांत होते हैं। ध्यान रखना है कि मानव के जबड़े पर 2 तरह के दांत होते हैं। एक का नाम है मोनोफियोडोंट और एक का नाम है डाइफियोडोंट। ये ध्यान रखना है, मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट। मोनोफियोडोंट को ध्यान रखना है कि यह दांत जीवन में एक बार निकलेगा, ये ध्यान रखना, जबकि ये जीवन में 2 बार निकलेगा। तो ध्यान रखना है कि मोनोफियोडोंट एक बार निकलता है और डाइफियोडोंट 2 बार निकलता है जबड़े पर। तो जबड़े पर उगेगा, जो एक बार आएगा वो मोनोफियोडोंट, जो 2 बार आएगा वो डाइफियोडोंट। मोनो मतलब एक है और फियो मतलब होता है निकलने वाला। डाई मतलब 2 है, फियो मतलब निकलने वाला। अब यहां ध्यान रखना है कि जो एक बार निकलता है इसको अस्थाई दांत कहते हैं। ये ध्यान रखना, परमानेंट टीथ, ये ध्यान रखना। तो जो एक बार निकलेगा वो अस्थाई दांत होगा और मानव में इसकी संख्या 12 होती है, 12। तो ये ध्यान रखना है कि मानव में जो दांत है वो 12 की संख्या में, और ये 12 दांत जीवन में एक ही बार आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। अगर आए और किसी कारणवश, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश किसी का दांत टूट गया तो फिर उसके जगह दूसरे दांत नहीं आए, अब वो जगह खाली रह जाएगा। तो ऐसे दांत को हम मोनोफियोडोंट माने। तो कुछ भी पूछ दे, अस्थाई दांत की संख्या कितनी, मोनोफियोडोंट की संख्या कितनी, सब याद रखना है बात। अब डाइफियोडोंट जो है ये 2 तरह का, एक है फर्स्ट सेट और एक है सेकंड सेट। ये 2 तरह का, 2 तरह का मतलब एक शुरुआत में निकलेगा और वो टूट जाएगा, उसके जगह दूसरे दांत फिर आ जाएंगे। लेकिन एक ही बार मौका, एक बार टूटेगा तो दोबारा आएगा। लेकिन अगर दोबारा टूट गया तो फिर उसके जगह दांत नहीं आए, क्योंकि 2 ही बार निकलना है। तो 2 बार निकलेगा, जो पहला सेट निकलेगा उसको मिल्क टीथ कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये मिल्क टीथ है। और जो सेकंड सेट है ये तो परमानेंट टीथ है, क्योंकि अब जो निकला है ये परमानेंट ही रहने के लिए आया। अब ये दोबारा फिर नहीं निकलेगा, टूट गया। लेकिन ये मिल्क टीथ को याद रखना। और ये 12 जब निकल गया तो बच गया 20। तो मिल्क टीथ 20 होता है और फिर ये परमानेंट टीथ 20 होता। अर्थात अगर टोटल जोड़ें तो कुल जो मानव में दांत निकलते हैं वो 52 दांत होते। तो निकलते 52 है, ये याद रखना। लेकिन कितना दांत होता है, ये 32 दांत होता है। तो दांत 32 ही है, लेकिन निकलने की क्रिया वो 52 टाइम्स होती है। 20 ये टूटेगा, इसके जगह फिर 20 आ जाएंगे, तो 20 20 40, और ये 12 एक बार आएगा तो 20 40 और 12 52 दांत। तो इसी को आपको ध्यान रखना। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको जानना क्या है कि अब ये जो दांत है, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ या
अस्थाई दांत और दूध के दांत, इसी को हम लोग को स्टडी करना है। और मानव में हमने कहा कि दांतों की बनावट जो है एक जैसी नहीं है, और एक जैसी नहीं होने के कारण जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि मानव में 4 प्रकार के दांत हैं, और 4 प्रकार के दांत को हम लोग को स्टडी करना है। तो यहां पर अब हम मानव के टीथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहां टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ, मानव के दांतों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ क्या है और कितने तरह का, यह ध्यान रखना। तो ध्यान देना, बिल्कुल हम कॉन्सेप्चुअली समझा रहे हैं और एकदम वीडियो को सिस्टमेटिकली देखें शुरू से अंत तक। बिल्कुल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। फाउंडेशन बैचोज में या क्लासेस में जो चलता है वो रेगुलर चलता है, तो वहां पर बताने का स्कोप होता है 0 लेवल से अपर लेवल तक जाने। यहां क्या है कि हम वो चीज बता रहे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, जिससे आप 10 में से 8-9 सवाल 7 सवाल आप बना सकें, इस रूप में आपको दिया जा रहा है। तो ध्यान रखें। अब टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ को देखें तो ह्यूमन टीथ को हम स्ट्रक्चर से ही बना रहे हैं। तो दांत जो है हमने कहा जबड़े पर उगते हैं। तो एक जबड़ा को देखें तो ये अपर जॉ हमारा, और अपर जॉ के नीचे ये लोअर जॉ। तो यही अपर जॉ है। जैसे मुंह ऐसे खुलेगा तो बीच में गैप हो जाएगा। सांप ऐसे मुंह खोलता है तो बीच में गैप होता है, घड़ियाल मुंह खोलता है तो बीच में गैप होता है। तो ये अपर जॉ है, ये ध्यान रखना। ये जो है अपर जॉ, ये अपर जॉ, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। ये अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा, और ये जो है लोअर जॉ, ये नीचे का जबड़ा। तो अपर जॉ, लोअर जॉ। और एक चीज ध्यान रखना है कि अपर जॉ और लोअर जॉ जो होता है बिल्कुल मिरर इमेज होता है। मतलब ऐसे एक मिरर रख दिया जाए तो इसका चित्र इसमें बनेगा, और ऐसे एक दर्पण रखे तो इसका चित्र ऊपर दिखे। मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज। हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बिल्कुल सेम चित्र सामने दिखता है। और यही चीज मतलब यहां पर जो ये है, ये इस तरह से मिरर इमेज। इतना ही नहीं, ये इसके अलावा सेंटर पार्ट से भी मिरर इमेज। मतलब इसका चित्र इसमें दिखेगा और इसका चित्र, मतलब जो जैसा दांत इधर होगा वैसा ही इधर होगा, जैसा दांत इधर होगा वैसा ही दांत इधर होगा, जैसा इधर होगा ऐसा ही ऊपर होगा। तो ये मौत की विधि है। और 32 दांत को हम लोग को पढ़ना, और प्रत्येक सेक्शन में 8 ही टीथ होता। तो 8 × 4 कर देंगे, तो 8 × 4 करेंगे 32 हो जाए। ये ध्यान रखना। तो ये 32 दांत है। अब 32 दांत को स्टडी करें तो आपको यहां पर पता चलेगा कि ये 4 तरह के, और 4 तरह के जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि 2 दांत यहां है सामने फ्रंट में, इसके बगल में एक शार्प टीथ वाला नुकीला दांत, इसके बगल में एक और एक 2 छोटा ऐसा दांत, और इसके बाद 3 बड़े बड़े दांत। ये ध्यान रखना। तो यही इसी तरह का इधर है। अब यहां ध्यान रखना कि ये जो है ये इंसीजर है। तो पहला दांत जो है इंसीजर है, 2 यहां से यहां तक। एक जो ये है इसको केनाइन कहते हैं। केनाइन के बगल में 2 जो है ये प्रीमोलर, और इसके बगल में ये जो है ये मोलर। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अगर गिने तो 2 1 3, इंसीजर यहां 2, यहां केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर भी 2। तो हो गया 2 2 4 2 6 1 7। तो 7 7 सब में से, तो टोटल 7 मल्टीप्लाई अगर 4 करें तो ये 28 हो जाता। तो ये दांत 28 कम से कम सब में होता। ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिसमें 28 नहीं हो, कम से कम तो 28 होगा ही। लेकिन किन्हीं किन्हीं में 32 भी होगा। तो 32 जब होगा तो फिर यहां पर ये 32 वाला जो पार्ट है, 32वां होने के लिए यहां एक लास्ट में दांत निकले। ये हम अलग कलर से इसीलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा इन सबसे अलग। तो ये जो है अब ये आ गया, तो इसके आने की वजह से लास्ट मोलर है। मतलब ये लास्ट मोलर है इसलिए कि ये सबसे अंतिम में निकलता है। मोलर ही है लेकिन लास्ट में, और ये लास्ट मोलर एक है एक साइड। तो ऐसा ऐसा 4 साइड होगा तो 4 मोलर। तो अब हो गया 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और 8 × 4 32।
और इस लास्ट मोलर का दो नाम है। एक नाम इसको विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ, या इसी को अक्ल का दांत कहा जाता है। ये पहले तो ध्यान रखना। तो लास्ट मोलर जो है वो विजडम टीथ है, अकल का दांत। जो अकल का दांत इसलिए ये जो निकलता है ये 18 से लेकर 24 साल की उम्र में निकलता है। मतलब एक व्यक्ति का उम्र जब 18 से 24 के बीच हो जाता है तो ये दांत निकलता, और इसलिए कहा जाता है कि विजडम टीथ है। मतलब ये उस समय आता है जब एक व्यक्ति, एक मानव को अपने लाइफ का समझ आ जाती है, बुद्धि आ जाता है, और इसलिए इसको विजडम टीथ या अकल का दांत कहते हैं। अर्थात ये 4 प्रकार के दांत हम लोग को पढ़ना। अब यहां ये ध्यान रखना है कि ये एडल्ट स्टेज में होगा, वयस्क अवस्था में 32, ये जो होगा ये किशोरावस्था में होगा। लेकिन एक बच्चा जो चाइल्ड होता है 28 जो होगा किशोरावस्था, लेकिन एक बच्चा जो मिल्क टीथ ले रहा है, लेकर जी रहा है, या बचपन में टोटल 20 ही दांत होते हैं। जो मिल्क टीथ हमने कहा 20 दांत, तो 20 दांत बचपन में, किशोरावस्था में 28 दांत, और वयस्क होने पर 32 दांत। सबसे अंतिम में निकलने वाला लास्ट मोलर या विजडम टीथ या अकल का दांत। और इस प्रकार 8 है और 4 सेक्शन में बटा हुआ है, चारों को बांट देंगे, ये काम हो जाएगा जो आपका टीथ की संख्या का आधार। अब इस टीथ का अगर डेंटल फॉर्मूला देखें तो डेंटल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, जो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। और डेंटल फॉर्मूला जिसको दंत सूत्र कहते हैं, और दंत सूत्र एक कॉमन वयस्क आदमी का अक्सर पूछा जाता है। और जब वयस्क फॉर्मूला वयस्क का पूछेंगे मतलब एडल्ट का, चाइल्ड का भी होता है, लेकिन हम एडल्ट का ही आपको बता रहे हैं। एडल्ट में ही ज्यादा उसको याद रखना है, तो ये ध्यान रखें, एडल्ट को ध्यान देना है। तो एडल्ट को ध्यान देंगे तो जो दंत सूत्र है वो 2 1 2 3 वटा 2 1 2 3, यही एक वयस्क का दंत सूत्र है, जिसमें ये 2 इंसीजर है, ये केनाइन है, ये प्री मोलर है और मोलर। और इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कि इंसीजर एक साइड में, एक सेक्शन में, मतलब 1/4 में 2 होगा, एक केनाइन होगा, 2 प्री मोलर होगा और 3 मोलर होगा एक सेक्शन, और ऐसा ऐसा इसके नीचे होगा, फिर इधर भी वैसा ही होगा, इसके नीचे भी वैसा ही होगा। और ये 4 प्रकार के दांतों को आपको स्टडी करना। अब इन चारों प्रकार को थोड़ा सा और देख लें तो आपका काम टीथ से संबंधित लगभग पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं और प्रकार और इसके कार्य को थोड़ा सा देख लेते हैं, तो दांत का मेन जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में और इसमें देखेंगे हम लोग। तो पहले तो हम लोग यहां देख लें दांत के संख्या तथा कार्य, ये क्या क्या है इसको समझना। तो दांत की संख्या तथा कार्य, तो 4 प्रकार के दांत हैं। पहला जो दांत है वो है इंसीजर, तो इंसीजर है। दूसरा जो है वो केनाइन है। तीसरा जो है वो प्रीमोलर, और चौथा जो है वो मोलर। ये ध्यान रखना। अब इंसीजर क्या है कि हमने कहा 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, 4/4। तो 1/4 में इंसीजर की संख्या 2 होती है, और 4/4 मतलब 8 इंसीजर टोटल। अगर केनाइन को देखें तो 1/4 में 1 है, 4 ऐसी है, तो टोटल केनाइन 4 है। प्री मोलर में लें तो प्री मोलर 1/4 में 2 है, 4/4 है तो 8। और अगर मोलर देखें तो 1/4 में 3 है, 4/4 है तो 4 × 3 12। इसको जोड़ दें तो चौथाई 4 तो है, 1/4 में 8 है, 2 2 4 3 7 1 8, तो 8 और गुना 4 टोटल जो हो गया ये 32, यही दांतों की संख्या। तो इंसीजर 8 होता है टोटल, केनाइन 4 होता है, प्रीमोलर 8 होता है और मोलर 12 होता है। ये एक वयस्क आदमी का। अब कार्य देखें तो इंसीजर का कार्य जो है वो किसी भी भोज पदार्थ को काटना है, मतलब बाइट लेना। जो पहला जो कटिंग किया जाता है वो इंसीजर ही करता। एक सेब लें बिना चाकू से काटे हुए और खाने का प्रयास करें तो पहला जो बाइट लिया जाएगा वो इसी इंसीजर से लिया जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना है, रटना नहीं है चीजों। फिर केनाइन को देखें तो केनाइन का काम है कुछ चीजों का चीड़ फाड़ करना।
तो कोई ऐसा भोज्य पदार्थ हो जिसके चीरने की जरूरत, से गन्ना है तो गन्ने को चीरना पड़ता है, उसकी छिलके को हटाना पड़ता है। अगर मुंह से कोई गन्ना चूसना चाहता है, उसका जूस निकालना चाहता है, तो दांत को पहले चीरना पड़े। तो देखे होंगे कि जब हम गन्ना को चीरते हैं तो एक नुकीले दांत की जरूरत पड़ती है, और जहां पर नुकीला होता है वहीं पर गन्ने को मुंह से लगाकर खींचते हैं तो उसका छिलका बाहर आ जाता है। तो चीर फाड़ जहां करना होगा वहां केनाइन की जरूरत पड़ेगी। अब ये जब हो गया काटना और चीरना फाड़ना, यही दो काम है छोटा करने। अब इसके बाद है पीसना। तो पीसने के लिए चौड़ा बेस चाहिए, और चौड़ा बेस का दांत जो है प्रीमोलर मोलर, तो ये दोनों काम करेगा पीसने का। ये भी पीसेगा और ये भी पीसेगा। ग्राइंडिंग का काम जो भी होगा वो प्रीमोलर मोलर करेगा। तो यही दांतों की संख्या और बनावट से संबंधित बात। अभी दांत में और भी बहुत कुछ है जो हम लोग को जनरल के तौर पर जानना है, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और बार बार यहां से सवाल पूछा जाता है, तो इसको याद रखें। इसका एक और सेक्शन आएगा अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में फिर से मैं इसको, और जहां तक बचा हुआ है मौत कैविटी पूरा हम लोग को पढ़ना है, वो उसको हम लोग कंप्लीट करें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।